एग्जाम 30 में आप सभी का स्वागत है। अपनी इस श्रृंखला में हम कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और उन्हीं एमसीक्यूज के माध्यम से इनको कवर करेंगे। साथ ही उनसे संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन पर डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 29 मार्च 2022 को भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो कौन सी विधानसभा है ये? 18वीं विधानसभा है। आपके ऑप्शन में है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी सतीश महाना, ऑप्शन सी मालिनी अवस्थी या ऑप्शन डी शारदा सिन्हा। अपने माइंड में इसको सोचते रहिएगा और अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, राइट, ताकि आप अपने आप को जज कर पाए। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतीश महाना। क्या होगा? सतीश महाना को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है 18वीं विधानसभा का। क्लियर है? इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर कौन था? 18वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो ये वो थे रमापति शास्त्री। कौन थे? रमापति शास्त्री। पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के 23वें, कितने? अगर पोस्ट के हिसाब से देखें तो 23वें, लेकिन अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो ये किस नंबर पे आएंगे? तो ये आएंगे 18वें। याद रखिएगा, 18वीं विधानसभा, 18वें अध्यक्ष, मैच कर रहा है, राइट। और दूसरा, 8 बार इन्होंने क्या जीता है? विधायक के रूप में चुनाव जीते हैं। तो 8 बार टोटल विधायक के रूप में भी रह चुके हैं। 18, 18, 8 कहां से आते हैं? महाराजपुर से। क्लियर है? कहां से आते हैं? महाराजपुर से आते हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्तारूढ़ होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। क्लियर है? तो कंटिन्यू 2 बार रहे हैं आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। कितने वर्षों के बाद? 37 वर्षों के बाद। चुनाव परिणामों की घोषणा 10 मार्च 2022 को की गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस चुनाव में टोटल 47 महिलाएं जो थी वो उन्होंने जीत दर्ज की थी। 47 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 403 है। कितनी है? 403 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, राइट? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाते हैं। तो आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में, तो एक सवाल यह बन जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहां है? तो कहां है ये? हरियाणा में है। इसको भी याद रखिएगा। में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित कर दिया है? क्लियर है? याद रखिएगा, अपने इस पहले लेक्चर में हमने एक बात की थी कि उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल कौन सा? 9वां रामसर स्थल हैदरपुर बना था। कौन सा? हैदरपुर बना था। अब ये बनेगा 10वां। कौन सा? 10वां। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन दिया है सुहेलवा, कर्तिनिया घाट, हस्तिनापुर या बखीरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बखीरा। राइट, ऑप्शन डी। कौन सा है? 10वें नंबर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, लगभग चांसेस से पूछेगा। क्लियर है? इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, और गुजरात का कौन सा है? खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य। तो यह भी सवाल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिजाड़िया कहां है? तो खिजाड़िया जो है वो कहां है? गुजरात का है। और यूपी का कौन सा है? बखीरा है। तो उनको क्या घोषित कर दिया है? रामसर स्थल घोषित कर दिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 10 हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए। क्लियर है?
देख लेते हैं कौन कौन है। तो ऊपरी गंगा नदी घाट है ब्रजपुर नरोरा, राइट। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, कहां है? उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में पड़ता है, क्लियर है। 4 समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में बनता है। यूपी स्पेशल जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूज में रहा है तो अब तो इंपॉर्टेंट हो ही गया है, क्लियर है। समन पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ेगा? मैनपुर में पड़ेगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहां पड़ेगा? गोंडा में पड़ेगा। सरसई नावर झील इटावा की है, क्लियर है। आगे देखते हैं, 8वें नंबर पर है सुर सरोवर झील, कीथम झील, या ये कहां पड़ेगी? आगरा में। ये भी पूछा जाता है ये कहां है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कौन सी? सुर सरोवर कहां पड़ेगी? आगरा में। 9वां जो बना है वो हैदरपुर वेटलैंड बना था, पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। और 10वां कौन बना अभी हाल ही में? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ेगा? संत कबीर नगर में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको याद ही रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश में संरक्षित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कितनी हो गई है? 49 हो गई। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें सर्वाधिक रामसर स्थल कहां है? भारत में है। रामसर संधि पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर, जो ये रामसर है वो कहां पड़ता है? ईरान में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? ईरान में, क्लियर है। तो वहां पड़ता है, उस पर क्या किया गया था? एक हस्ताक्षर किया गया था। कब? 2 फरवरी 1971 में। इसीलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की भूमिका, क्लियर है। तो आप विषय भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। 26 दिसंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी? आपके ऑप्शन में है आगरा, लखनऊ, कानपुर या नोएडा। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लखनऊ। कहां पर रखा है? लखनऊ में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राइट। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहां पर है ये? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में, क्लियर। मुख्य विशेषताओं के बात कर लें अगर हम ब्रह्मोस की, तो उड़ान के माध्यम से सुपरसोनिक गति प्राप्त करती है 2.8 मैक, कितना? मैक तक, राइट। 290 किलोमीटर की सीमा इसकी है। हवा, जमीन, समुद्र और पानी तीनों में ये मार कर सकती है, क्लियर है। उड़ान प्रक्षेप वक्र की विस्तृत श्रृंखला है। दागो और भूल जाओ उस पर क्या है? ये आधारित है, क्लियर। कम उड़ान समय के परिणाम स्वरूप न्यून लक्ष्य फैलाव और जल्दी जुड़ाव होता है। प्रभाव में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा का कारण उच्च विनाशक क्षमता है इसकी। समुद्र और जमीन के लक्ष्यों के खिलाफ उच्च प्रभावशीलता रखती है। ये रूसी P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल तकनीकी पर आधारित है। ये पॉइंट आप देखिए, राइट। किस पर आधारित है? रूसी P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल की तकनीकी पर आधारित है। ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो 2 नदियों के नाम पे पड़ा गया। पहली नदी है ब्रह्मपुत्र, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर है। भारत की ब्रह्मपुत्र। और रूस की कौन सी नदी है? मोस्कावा नदी। तो रूस की मोस्कावा नदी। तो मोस्कावा नदी कहां बहती है? रूस में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2019 में भारत ने मिसाइल को 650 किलोमीटर की एक नई रेंज के साथ क्या किया था? अपग्रेड किया था। 24 नवंबर 2020 को डीआरडीओ ने उन्नत 800 किलोमीटर ब्रह्मोस संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो अभी तक कितना पहुंच गए हम? 800 किलोमीटर तक, क्लियर। 21 जनवरी 2022 को फिलीपींस सेना ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, किसकी सेना ने? फिलीपींस सेना ने फिलीपींस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 2 ब्रह्मोस, कितनी? 2 ब्रह्मोस मध्यम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणालियों की खरीद की योजना की घोषणा की थी। तो हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस को खरीदा है? फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ की अगर बात करें तो डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,800 करोड़ रुपए, कितना? 9,800 करोड़ रुपए की लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को लाभ मिलेगा या जोड़ा जाएगा? आपके ऑप्शन में है 5 जिलों को, 7 जिलों को, 9 जिलों को या 11 जिलों को। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 9 जिलों को। कितने 9 जिलों को जोड़ा जा रहा है? 9 जिलों को जोड़ा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक पहले 1978 में शुरू की गई थी। कब? 1978 में शुरू की गई थी। तब इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1982 में बलरामपुर सहित 9 जिलों को इसमें शामिल किया गया। कितने? 9 जिलों को। इस परियोजना की लंबाई आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 318 किलोमीटर। कितनी है? 318 किलोमीटर, राइट। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 11 दिसंबर 2021 को। क्लियर है? 5 नदियां शामिल हैं इसमें। कौन कौन सी? घाघरा, कौन सी? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। टोटल कितनी नदियां हैं? 5। जिले कितने हैं? 9, राइट। तो जिले 9 हैं, नदियां टोटल कितनी हैं? 5, राइट। उत्तर प्रदेश के 6,200 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। क्लियर है? अगर आगे बात करें तो किसान अब इस क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा, जाहिर सी बात है, कृषि को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने जिले हैं? 9। कौन कौन से? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। टोटल कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लीड्स फुल फॉर्म होगा इसका लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। 2021 में उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर रखा गया है? तो जो रिपोर्ट आती है लीड्स, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 6वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है या 12वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सोमवार को जारी लीड्स 2021 रिपोर्ट समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद करेगी। समग्र सूचकांक टोटल कितने संकेतक पर आधारित है? 21 पर आधारित है। कितने? 21 पर। पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट 2018 में जारी की गई थी। कब? 2018 में जारी की गई थी। गुजरात, हरियाणा और पंजाब, गुजरात, हरियाणा और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। और ये शीर्ष 3 राज्य हैं। कितने? शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, हरियाणा और पंजाब। क्लियर है? तमिलनाडु इसमें 4थे स्थान पर है, महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। क्लियर है? 2019 की लीड्स रैंकिंग की तुलना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ये राज्य शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में उभरे। क्लियर है? तो याद रखिएगा 6वें स्थान पर है। अगर हम बात करें प्रतिनिधित्व उद्देश्यों के लिए, राज्यों को 3 अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया है। कितने वर्ग बनाए गए हैं? 3। पहला वर्ग कौन है? उत्तर पूर्वी राज्य। पहला वर्ग उत्तर पूर्वी राज्य। दूसरा वर्ग है हिमालयी और केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा कौन है? अन्य केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? अगर हम बात करें हिमालयी केंद्र की, तो इसमें टॉप किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने? हिमालयी क्षेत्र के बारे में टॉप किया है जम्मू और कश्मीर ने। पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप किया है सिक्किम और मेघालय ने। किसने? सिक्किम और मेघालय ने। दिल्ली को अन्य संयुक्त प्रदेशों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, राइट। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर पशु मेले का उद्घाटन किया गया? तो बटेश्वर पशु मेला आपको याद ही होना चाहिए ये। तो ऑप्शन में है मथुरा, कानपुर, आगरा या बलरामपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कहां पर? आगरा में। तो बटेश्वर पशु मेला जो है वो कहां लगता है? आगरा में लगता है। कहां लगेगा? आगरा में। कौन क्या है ये? एक पशु मेला है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2021 में
उत्तर प्रदेश के किस शहर में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन में है नोएडा, कानपुर, गोरखपुर या लखनऊ। इसका राइट आंसर इस होगा आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लखनऊ। कहां किया गया है? लखनऊ में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 28 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? इसके एक इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक जिसका नाम है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। पुस्तक का नाम क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया गया था। तो इस अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। उन्होंने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। किस पर आधारित है? कार्बन न्यूट्रल पर। कार्बन को क्या करेंगे? जीरो की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में 3 इको पर्यटन सर्किट, इस सम्मेलन में 3 इको पर्यटन सर्किट को लॉन्च किया गया है। तो ये 3 पर्यटन सर्किट हैं कौन? पहला है आगरा चंबल सर्किट, दूसरा है वाराणसी चंद्रकांता सर्किट और तीसरा है गोरखपुर सोगी बरवा सर्किट। तो टोटल कितने सर्किट लॉन्च किए गए हैं? 3। कौन से सर्किट हैं? इको पर्यटन। तो इको पर्यटन के लिए 3 सर्किट यहां पे बात की गई। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश साथ में जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया है। क्लियर है? तो जर्मनी सहयोग कर रहा है और दूसरा कौन है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जुलाई अगस्त 2021 के सर्वे के आधार पर जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को स्थान प्राप्त हुआ है? क्लियर है? ऑप्शन में है 3 जिलों को, 5 जिलों को, 7 जिलों को या 9 जिलों को। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 जिलों को। कितने जिलों को? तो डेल्टा रैंकिंग में 7 जिलों को स्थान दिया गया है। क्लियर है? तो नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग, तो पहला सवाल आपका यही बनता है कि डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है? तो डेल्टा रैंकिंग जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करेगा? नीति आयोग। तो टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 7। कितने? 7 जिले हैं। राइट। देश भर के 112 जिलों को यहाँ पे शामिल किया गया था। आकांक्षी जिलों के परिवर्तन कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका मूल्यांकन 5 व्यापक सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, जिसे केपीआई बोलते हैं, में की गई वृद्धि के आधार पर किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 आपके यहाँ पे संकेतक दिए हुए हैं। स्वास्थ्य और पोषण, दूसरा क्या देखते हैं? शिक्षा, कृषि और जल संसाधन की बात करते हैं, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा। ये संकेतक इसमें यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। नीति आयोग के तय मानकों पर काम करते हुए फतेहपुर ने पूरे देश में विकास के क्षेत्र में दूसरा, सिद्धार्थनगर ने तीसरा, सोनभद्र ने चौथा, चित्रकूट ने 5वां, बहराइच ने 7वां, श्रावस्ती ने 8वां और चंदौली ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3, कौन सा चरण होगा ये? 3rd, मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत कब की? कौन सा कार्यक्रम है? निर्भया एक पहल। ऑप्शन में है 15 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 29 सितंबर 2021, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 2021 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 2021। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 सितंबर 2021 को निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। तो देख सकते हैं मिशन शक्ति के तहत लॉन्च किया गया था। कौन सा कार्यक्रम है? निर्भया एक कार्यक्रम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 10 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के कितने किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है?
क्या घोषित कर दिया है? तीर्थ स्थल। ऑप्शन में है 5 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 वर्ग किलोमीटर या 20 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 10 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थान को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम, कितने? टोटल 22 नगर निगम, वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, टोटल नगर निगम कितने शामिल किए गए हैं? 22। क्लियर है? यहाँ पे देख लेते हैं। तो 22 नगर निगम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा वृंदावन में, कहां पर? मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। क्लियर है? याद रखिएगा इसको, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कुंभ 2019 पर केंद्रित पुस्तक जिसका नाम है प्रयागराज कुंभ का विमोचन किया। इस पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन में है महेश कुमार, ऑप्शन बी दीपेंद्र नाथ, ऑप्शन सी सुरेश सिन्हा या ऑप्शन डी प्रकाश सिंह। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रकाश सिंह। कौन? प्रकाश सिंह। राइट। तो पुस्तक का नाम है प्रयागराज कुंभ। राइट। कुंभ की विरासत को सर्वसिद्धि प्रदा कुंभ के संदेश के साथ प्रचारित किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो प्रकाशन किसने किया? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक के संपादक एवं प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश सिंह है। तो पुस्तक के संपादक कौन है? श्री प्रकाश सिंह है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 12 अगस्त 2021 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, पहला ही प्रश्न आपका यह है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश से चयनित किस एकमात्र प्रतिभागी को वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यूपी से एकमात्र प्रतिभागी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है या सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए दीप्ति सिंह, दिव्या बत्रा, गायत्री देवी या नेहा कुशवाहा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेहा कुशवाहा। सही आंसर क्या होगा इसका? नेहा कुशवाहा। क्लियर है? तो 12 अगस्त 2021 को जो हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कार्यक्रम में रायसेन के शुभम चौहान, कहां के? रायसेन के शुभम चौहान और जबलपुर के हिमांशु कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। राइट। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 14 पुरस्कार और वर्ष 2018-19 के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए गए हैं। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश से मात्र एक औरैया जिले, कहां से आ रही हैं ये? औरैया जिले से आती हैं। औरैया जिले के दिबियापुर नगर की छात्रा जिनका नाम है नेहा कुशवाहा शामिल है। तो यूपी से एकमात्र प्रतिभागी शामिल हैं जिनका नाम है नेहा कुशवाहा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आपको बताना है कि काकोरी घटना कब घटित हुई थी। आपके ऑप्शन में है 9 अगस्त 1925, 25 अगस्त 1925, 9 सितंबर 1925 या 25 सितंबर 1925। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। ये सारे क्रांतिकारी किससे संबंधित थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़े हुए थे।
राइट। और ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। तो किस ट्रेन को लूटा था? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटा था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। तो किस जेल में दी गई थी? यह भी पूछता, कई बार पूछा जा चुका है। तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा जेल में। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, कहां पर? गोरखपुर, राइट। और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, कहां पर? फैजाबाद जेल में। और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। क्लियर है? तो आप इनको याद रखिएगा कि किसको कहां पे फांसी दी गई थी। ये भी आपके सवाल में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, नाम क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? आपके ऑप्शन में है 22 जुलाई 2021, 21 अगस्त 2021, 28 सितंबर 2021 या 15 अक्टूबर 2021। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 2021। कब? 22 जुलाई 2021 को, राइट। तो अनाथ हुए बच्चों जो कोरोना काल में अनाथ हो गए थे उनके लिए ये योजना है। इसमें क्या है कि 18 वर्ष तक बच्चों के पालन पोषण, पढ़ाई तक की व्यवस्था की गई है। योजना में शामिल होने के लिए परिवार की अधिकतम आयु जो है वो अधिकतम जो आय है वो 3 लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए, राइट। तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। इससे अधिक होगी तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है? इससे कम होगा तभी इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। योजना में प्रति बच्चा प्रति माह 4,000 रुपए मिलेंगे। एक बच्चे पर एक माह में 4,000 रुपए दिए जाएंगे। 11 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा फ्री हो। किस कक्षा तक? 12वीं तक की शिक्षा फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। शादी योग्य जो बालिकाएं होंगी उनको शादी के 1 लाख रुपए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है? राइट। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 को कब मंजूरी प्रदान की थी? पूछा जा सकता है आपसे, राइट। तो देखते हैं। ऑप्शन में है 1 जनवरी 2021, 22 फरवरी 2021, 25 अप्रैल 2021 या 21 जुलाई 2021। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 21 जुलाई 2021। कब? तो उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति है 2021 उसको शुरू किया गया था या मंजूरी दी गई थी 21 जुलाई 2021 को। क्लियर है? इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना ही चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इस नई नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक, राइट, महिलाओं द्वारा सूचित व स्वनिर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर 2.1 और 2030 तक, कब तक? 2030 तक 1.9 पर लाना है। तो दो लक्ष्य बता दिए गए हैं। 2026 तक कितना लाएंगे? 2.1 लाएंगे। और 2030 तक कितना लेकर जाएंगे? 1.9 तक, राइट। तो दोनों लक्ष्य याद रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है। अगला आपका है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी हैं को हम 2030 तक क्या कर लेंगे? हासिल कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। विश्व जनसंख्या दिवस, राइट, के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नवीन नीति में वर्ष 2026 तक, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जन्म दर कितना लाना है? 2.1, राइट। और 2030 तक कितना लेकर जाना है? 1.9। इसमें एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी शामिल है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सर्पदंश से मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है? मतलब सांप से जो मृत्यु हो जाती है उसको क्या घोषित कर दिया है? राज्य आपदा घोषित कर दिया है।
ऑप्शन में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? देखते हैं इसके बारे में। तो जो भी सर्पदंश से मौत होंगी उनको क्या किया है? आपदा घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। राइट, तो जाहिर सी बात है सांप से काटने के कारण ही होता है सर्पदंश। और यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, कितने? 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। याद रखने का पॉइंट है ये। कितना रुपए दिया जाएगा? 4 लाख रुपए तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के कुल 111 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो टोटल 111 शहर हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की टोटल कितने शहर हैं? ऑप्शन में है 8 शहरों को, 11 शहरों को, 14 शहरों को या 18 शहरों को। ऑप्शन जो राइट होगा इसका वो है ऑप्शन सी 14 शहरों। तो 111 में उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 14 हैं, 14 हैं। क्लियर है? देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी, तो जारी कौन करता है? CSE जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर माना गया है। तो सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्लियर है? नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद कौन आता है? चेन्नई, उसके बाद शिमला, फिर भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित हैं या स्थान दिया गया है। मापदंड की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि जीवन की गुणवत्ता क्या है, आर्थिक क्षमता कैसी है, स्थिरता क्या है, नागरिकता की धारणा कैसी है। क्लियर है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 2018 में पहली बार लॉन्च होने के बाद इंडेक्स का दूसरा संस्करण है। तो जो 2020 में आया है वो इंडेक्स का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। इससे पहले कौन सा लॉन्च हुआ था? 2018 में। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है। 31 मई 2021 को सहकारिता क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जिसका नाम है सहकारिता रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो सहकारिता रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, उपेंद्र सिंह राणा या अमरेंद्र राणा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वीर प्रताप सिंह। तो सहकारिता रत्न पुरस्कार इस वर्ष वीर प्रताप सिंह को दिया गया है। राइट, तो देख सकते हैं वीर प्रताप सिंह। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी रिपोर्ट है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा? ऑप्शन में है नई दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर या मुंबई। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन बी गाजियाबाद। राइट, और टॉप पर कौन है? तो वो है चीन का एक शहर जिसका नाम है होतान। चीन का शहर होतान। इस सूचकांक में या इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर होतान है जो चाइना का है। कहां का है? चाइना। लेकिन एक बात ये भी रखिएगा कि जो राजधानी के रूप में सबसे प्रदूषित घोषित किया गया है वो नई दिल्ली है। इसके बारे में देखते हैं। IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 दिल्ली में जारी की है एवं दिल्ली को विश्व के 107 राजधानी शहरों में से सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में नामित किया है। किसको? दिल्ली को। नई दिल्ली शहर लगातार चौथे वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान पर, कंटिन्यू चौथे वर्ष ये क्या है? शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2020 में दिल्ली ने 92 राजधानी शहरों, 2019 में 85 शहरों तथा 2018 में 62 ऐसे शहरों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुका है। आगे देखते हैं। भारत 2021 में मध्य तथा दक्षिण एशिया के 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 11 का आवास है। तो टोटल अगर हम बात करें मध्य तथा दक्षिण एशिया की, तो उसमें जो टोटल 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं उसमें कितने भारत के हैं? 11। राइट, स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, कौन सा शहर? गाजियाबाद, विश्व का दूसरा। ये क्या है? विश्व का दूसरा।
और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो इस सूची में बुलंदशहर को तीसरा स्थान दिया गया है, बिसरख जलालपुर को चौथा स्थान दिया गया है और नोएडा को छठा स्थान दिया गया है। राइट, तो टॉप याद रखिएगा गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है? आपके ऑप्शन में है गोरखपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या प्रयागराज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गाजियाबाद। राइट, कौन सा है? गाजियाबाद। देखते हैं, इस बॉन्ड को टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। राइट, तो ये जो बॉन्ड होंगे इससे किसका निर्माण किया जाएगा? टीएसटीपी का निर्माण किया जाएगा। प्लांट से गंदे पानी का शोधन किया जाएगा। राइट, तो गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला म्यूनिसिपल बन गया है। क्लियर है? कौन सा? गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 25 जून 2021 को देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन में? तो ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देखते हैं, शहरी विकास मंत्रालय ने, कौन सा मंत्रालय है? शहरी विकास मंत्रालय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए, उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रदेश को यह पुरस्कार गुजरात के सूरत में केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। 19 जून 2021 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 कुल कितनी विभूतियों को प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश की कितनी विभूति हैं, कितने व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन में है 3, 4, 5 या 6। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। कितने? 5। देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 1994 में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। क्लियर है? इसके अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो कौन है इस समय? योगी आदित्यनाथ। 5 कौन लोग हैं देखते हैं। तो पंकज प्रसून है। राइट, कहां से आते हैं? लखनऊ से। डॉक्टर अमित कुमार भारती हैं। कहां से आते हैं? संत कबीर नगर से। अमित कुमार मल्ल हैं, कानपुर से। डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल हैं, फिरोजाबाद से। और 5वें जो हैं वो डॉक्टर उन्नत बहादुर सिंह हैं, प्रयागराज से। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 5। कितने हैं? 5। अगला है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ई पंचायत पुरस्कार 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रेणी 1 में ये पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। राइट, असम और छत्तीसगढ़ दोनों को एक ही स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर रखा गया है। क्लियर है? ओडिशा और तमिलनाडु को तीसरे स्थान पर रखा गया। किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसमें टॉप किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में युवा वैज्ञानिक स्मृति पांडे, क्या नाम है? स्मृति पांडे को प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। आपको बताना है कि स्मृति पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? राइट, ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी सीतापुर या ऑप्शन डी गोरखपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी गोरखपुर।
कहां से संबंधित हैं ये? गोरखपुर से। देख सकते हैं, राइट। तो यह सिद्धि पांडे कहां से आती हैं? ये गोरखपुर से आती हैं। कहां से आती हैं? गोरखपुर से आती हैं। तो टॉप 30 वैज्ञानिकों में इनको शामिल किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने अंक मिले हैं? राइट। ऑप्शन में है 75, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 65। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60। राइट। देखते हैं इसके बारे में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को 115 प्रमुख पैमानों पर नापता है। कितने पैमाने हैं? 115। एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। मतलब पिछले वर्ष भी टॉप पर कौन रहा है? केरल। जबकि बिहार का जो प्रदर्शन है वो सबसे खराब रहा है। तो सबसे नीचे कौन है? बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान दिया है। राइट। तो अगर हम यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़ क्या है? टॉप पर है। क्लियर है? राज्यों में केरल क्या है? टॉप पर है। राज्यों में केरल फर्स्ट है 68 अंक के साथ। दिल्ली का स्थान यूटी में सेकंड पे आता है। वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक बढ़त मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड ने दर्ज की। तो सर्वाधिक बढ़त किसने दर्ज की है? मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने दर्ज की है। वहीं भारत का कुल एसडीजी सूचकांक 2020-21 में 6 अंकों के सुधार के साथ 60 से बढ़कर 66 अंक हो गया है। अगर हम टोटल एसडीजी की बात करें तो भारत का अंक कितना हो गया है? अब 66 हो गया है। क्लियर है? राज्यों में क्या है रैंकिंग? तो देखते हैं। टॉप पर है कौन? केरल। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आते हैं। और थर्ड स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड आते हैं। तो थर्ड स्थान पर कौन आ रहा है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सब किस स्थान पर हैं? 12वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 12वें नंबर पर हैं। और इनका अंक हमने देखा था, उत्तर प्रदेश का अंक कितना था? 60। कितना था? 60। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य फैक्ट्स को हम अगली श्रृंखला में अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।